हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. और थैंक यू सो मच फॉर योर response, for your love. Basically, you all of you must know that we have started Kashmir University Junior Assistant course, which will help you in other JKSB exams. Also, you can buy that course. You can purchase that on WS Academy app. ठीक है? So let's get started for today's lecture. And today's lecture for Indian Polity and Constitution is about the Vice President of India. जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है. ज़्यादातर ध्यान बच्चे इस पर नहीं देते हैं. और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट हमारा होता है वो होता है राज्यसभा, जो हमारा अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, उसका चेयरमैन होता है. ठीक है, तो सारी कुछ जो जानकारी है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में वो हम देखेंगे. वाइस प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पार्ट 5 में देके है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में देके है पार्ट 5 में. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में देके हैं. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन कंट्री. पूरे मुल्क में सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो है वो कौन है? वो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है. क्यों? क्योंकि सबसे पहला फर्स्ट हाईएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है दैट इज ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट का होता है. और सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो कंट्री में होता है वो वाइस प्रेसिडेंट का होता है. ठीक है, तो दैट इज वाई वाइस प्रेसिडेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसेज. वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. जो हमारा राज्यसभा होता है, हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. जो राज्यसभा हमारा होता है एक परमानेंट चेंबर होता है, इसका जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है. वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है. ठीक है, जिसको भी अपॉइंट करते हैं, जिसको जो भी इलेक्ट होकर आता है एज वाइस प्रेसिडेंट, वो ऑटोमेटिकली क्या बनता है? वो राज्यसभा का चेयरमैन बनता है. इसीलिए यहाँ पे लिखा है द वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है हम बोलते हैं राज्यसभा को, क्योंकि राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को. ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में लिखा है. दूसरी बात ये कि ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है कंट्री में. तीसरी बात ये कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो करता है एक्ट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, और इसके अंडर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नहीं होता है. ठीक है, इसके अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तो ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है और वाइस प्रेसिडेंट एज एन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है. इसके बाद आपको पता होना चाहिए फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. पहला चेयरपर्सन राज्यसभा का कौन था? एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन. ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो पहला चेयरपर्सन है राज्यसभा का. फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा डॉक्टर एस राधाकृष्णन. ठीक, provided that during any period when the vice president acts as president or discharges the functions of the president under Article 65, he shall not perform the duties of office of the chairman of the council of states and shall not be entitled to any salary or allowances payable to the chairman of the council of states under Article 97. हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 क्या बताता है कि प्रेसिडेंट जब ऑफिस में नहीं होगा, किसी भी रीज़न की वजह से वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट. तो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो बनता है प्रेसिडेंट उस टाइम पे. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट, उस टाइम पे वो एज अ राज्यसभा चेयरमैन नहीं होता है, और जो उसकी सैलरी और अलाउंसेस होती है ना वो भी होती है एज अ प्रेसिडेंट का ही होता है. तो उसके टाइम पे वो राज्यसभा का चेयरमैन भी नहीं होता है, और ना ही उसको वो सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं. उसको एज अ प्रेसिडेंट सारा कुछ मिलता है उस टाइम पे. जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, तो आर्टिकल 95 हमें बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट जब एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, उस टाइम पे उसको प्रेसिडेंट वाली ही अलाउंसेस सैलरी वैल्यू मिलती है. उसको एज राज्यसभा चेयरमैन जो है एक्ट नहीं करना है उस टाइम पे.
दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट की, क्या कौन सी? जब उसको एक्ट करना पड़ेगा एज अ प्रेसिडेंट, जब उसको प्रेसिडेंट का ऑफिस संभालना पड़ेगा, जब कभी प्रेसिडेंट का ऑफिस ऐसे वैकेंट हो जाएगा अचानक, तो जब उसको प्रेसिडेंट का ऑफिस संभालना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट की। ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द डेथ, इम्पीचमेंट, रेजिग्नेशन और अदरवाइज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे मैम ये कब करेगा एक्ट एज प्रेसिडेंट? जब ये तब करेगा जब कभी प्रेसिडेंट की अचानक से डेथ हो जाएगी, या प्रेसिडेंट को इम्पीच करेंगे। मैंने आपको पढ़ा है इम्पीचमेंट मोशन जब पार्लियामेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, तो या प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन जब देता है, और प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन लेटर देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। जब प्रेसिडेंट की डेथ होती है या प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है या प्रेसिडेंट रिजाइन करता है, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट बनता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। However, he can act as the president only for a maximum period of 6 months, within which a new president has to be elected. ये क्वेश्चन आता है। अब अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट मोशन चली और उसको निकाला गया, या प्रेसिडेंट ने खुद आके रेजिग्नेशन लेटर दिया, तो कौन बनेगा प्रेसिडेंट? अब फिलहाल के लिए फिर वाइस प्रेसिडेंट बनेगा प्रेसिडेंट। लेकिन कितने टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है? सिर्फ 6 महीने तक, 6 महीने से ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो विद इन 6 मंथ्स हमें प्रेसिडेंट के लिए नए इलेक्शंस कराने हैं। तो फॉर 6 मंथ्स ओनली, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 6 मंथ्स ओनली, a vice president can act as a president. The vice president gets salary allowances of the president when he acts as the president and not as a chairman of Rajya Sabha. अब जब वाइस प्रेसिडेंट करता है एक्ट एज प्रेसिडेंट, उस टाइम पे उसको सारी सैलरी अलाउंसेस जितनी भी चीज़ें होती है वो उसको प्रेसिडेंट वाली मिलती है, ना कि राज्यसभा चेयरमैन वाली, उसको एज अ प्रेसिडेंट वाली मिलती है। The salary emoluments of the chairman of the Rajya Sabha is mentioned in the second schedule of the Constitution of India. और अब नॉर्मली जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और जब वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसकी जो सैलरी जो होती है, सैलरी का डिटेल या एमएलमेंट्स के बारे में वो कहाँ पे लिख के है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में लिख के है। कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में लिख के है सारा कुछ, किसके बारे में? कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उसकी सैलरी के बारे में, उसके एमएलमेंट्स के बारे में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में लिख के है। राइट, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 66 हमें बताता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि अब अगर वाइस प्रेसिडेंट हमें इलेक्ट होके आता है, जैसे पहला वाइस प्रेसिडेंट था डॉक्टर एस, ठीक है, कृष्णन, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसको इलेक्ट कैसे करते हैं? अब आर्टिकल 66 हमें बताता है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट का पढ़ाया है ना, वैसे ही यहाँ पे भी ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा ध्यान रखना है फ़र्क क्या है प्रेसिडेंट और इसके इलेक्शन में। तो इसके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है बनता है पहले, और वही इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? अब इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कौन कौन वोट कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स आर बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसमें जो मेंबर्स दो तरह के होते हैं हाउसेज में, एक तो इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी लोकसभा और राज्यसभा के वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो किससे बना होता है? दोनों हाउसेस के इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट करते हैं किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट के लिए। बात समझ में आ गई? जब हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट के टाइम एमएलए, स्टेट असेंबली के मेंबर्स भी क्या करते हैं, लेकिन इलेक्टेड वाले वोट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के टाइम स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिस भी बच्चे को ये पता नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है इलेक्शन का इंडिया में, जो मैंने पढ़ा है आपको, वो हमारी यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ में जाके
वो देखे जहाँ पे मैंने एक लेक्चर मैंने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो इलेक्शन होता है ना, वो उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट किया जाता है। क्योंकि इंडिया में दो तरह के इलेक्शंस होते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है ना यहाँ पे, वो होता है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। वोटिंग इन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, तो इसमें भी सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होता है जब वोटिंग होती है वाइस प्रेसिडेंट की। A candidate to be elected to the office of the vice president, he must secure a fixed quota of votes. जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होगा टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उसको एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स मिलने चाहिए। Each member of the electoral college is given one ballot paper and she is required to indicate his preference by marking under the names of candidates. मैंने आपको इससे पहले अच्छे से समझाया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या मिलता है, आपको नेम, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं ना इसके लिए, इलेक्शन के लिए उठे होते हैं, उनके नाम होते हैं, तो आपको प्रेफरेंस देनी होती है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दोगे, सेकंड प्रेफरेंस आप किसको दोगे, थर्ड प्रेफरेंस आप किसको दोगे। मैंने आपको प्रेजेंट वाले चैप्टर में भी ये पढ़ाया। प्रेजेंट के टाइम पे भी आप प्रेफरेंस देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे भी आप प्रेफरेंस देते हैं कि इस बंदे को मैं पहली प्रेफरेंस देता हूँ एज वाइस प्रेसिडेंट, इसको मैं दूसरी प्रेफरेंस देता हूँ। इन फर्स्ट काउंटिंग इफ अ कैंडिडेट सिक्योर्स रिक्वायर्ड कोटा ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, तो जब पहली काउंटिंग होती है, अगर किसी कैंडिडेट को बराबर वो जो कोटा इस पर डिसाइड होता है, तो वो बराबर मैक्सिमम कोटा मिलता है, तो वो हम डिक्लेयर करते हैं कि यही इलेक्ट हुआ। अदरवाइज अ ट्रांसफर ऑफ वोट्स इन मोशन in this ballots of candidates who secures least number of votes are cancelled for next counting and the second preference votes transfer to the first preference votes of the other candidates and the process continues till a candidate secures the required quota। इसमें एक required quota की ज़रूरत होती है। मैंने आपको बोला proportional representation में आपको एक majority पहले वोट्स की मिलनी चाहिए, तो अगर वो नहीं मिलती है आप फर्स्ट काउंटिंग में, फिर देखते हैं कि सबसे कम वोट्स किसको मिले हैं, तो उस कैंडिडेट को पहले कैंसिल करते हैं, उसके वोट्स ट्रांसफर होते हैं टू फर्स्ट प्रेफरेंस वाले, उससे आगे वाले प्रेफरेंस उनको मिलती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिसको ये समझ नहीं आया है इलेक्शन वाला सिस्टम, वो जाके वो वीडियो चेक करें हमारे यूट्यूब चैनल पे, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हुज डिसीजन इज फाइनल। मैंने आपको प्रेसिडेंट के टाइम पे भी पढ़ा कि प्रेसिडेंट के टाइम पे अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, कोई भी डाउट आता है, तो सेम इज अ केस विद यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे अगर कोई डाउट होता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, उस पे कौन इंक्वायर करेगा और कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा और उसका डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है और वही क्या करता है, वही डिसाइड करता है इन वाले डिस्प्यूट्स पे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होगा, इनके लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। वाइस प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है ना, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा क्या है, राज्यसभा सेकंड चेंबर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका पार्लियामेंट का, और राज्यसभा जो एक परमानेंट चैम्बर है, और राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउस भी है। राज्यसभा के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक, बिकॉज पार्लियामेंट इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। तो आज हम इतना ही करेंगे। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन की आपको कैसा लग रहा है, शैल आई कंटिन्यू द सीरीज और नॉट, एंड इन नेक्स्ट चैप्टर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राइट। बाकी जिसको भी कोर्स लेना है कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट के लिए, या हम इसको कंटिन्यू ही करेंगे, राइट। चलिए कंटिन्यू करते, थोड़ा सा ही अभी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैंने आपको प्रेसिडेंट के टाइम पे भी पढ़ा, लोकसभा मेंबर कौन बन सकता है उस टाइम पे भी मैंने आपको पढ़ा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी बंदा वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है, जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करता है, वो सबसे पहले उसकी क्या सबसे पहला क्राइटेरिया
क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। जो इंडिया का सिटीजन नहीं है वो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट वाले पोस्ट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ही और शी हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, उसे 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए एज, तो 35 से वो कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, ही और शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसकी वो वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक राज्यसभा मेंबर के लिए ज़रूरी होती है। डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन, स्टेट और लोकल अथॉरिटी, और इसका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर। हाउएवर फॉर दिस पर्पज द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और अ स्टेट आर नॉट हेल्ड टू बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज एन ऑफिस दैट वुड गिव इट्स ऑक्यूपेंट द अपॉर्चुनिटी टू गेन अ फाइनेंशियल एडवांटेज और बेनिफिट। आप बोलोगे मैम ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा कोई ऑफिस होता है जिससे इसको फाइनेंशियल गेन्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉफिट, ऐसा कोई ऑफिस इसके पास नहीं होना चाहिए इसके अंडर, ठीक है। ठीक, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखे हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आप बोलोगे कि इस वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है? आंसर इज सिंपल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, वो प्रेसिडेंट के लिए कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कराता है और स्टेट्स की असेंबलीज के लिए कराता है, राइट। और द इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए कराता है, ठीक है। और जो पंचायत और म्यूनसिपलिटीज वाले इलेक्शन होते हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू बी हेल्ड विद इन 60 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट। जब किसी वाइस प्रेसिडेंट की टर्म खत्म होती है, जब उसको निकलने के में दो मंथ्स रहते हैं, 60 डेज रहते हैं, तो उस 60 डेज के अंदर अंदर नया इलेक्शन कराना होता है। Any person qualified to be elected as intended to stand for election as vice president is required to be nominated by at least 20 MPs as proposers and at least 20 MPs as seconders. Basically मैंने आपको जब प्रेजेंट पढ़ाया था उस टाइम यहाँ पे 50 लिखे था और यहाँ पे भी 50 लिखे था कि 50 MPs उसको एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस करने चाहिए और फर्स्ट एज नॉमिनेट करने चाहिए एज प्रपोजर्स, और 50 MPs उनको एज सेकेंडर्स सेकेंड चॉइस की होनी चाहिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के टाइम क्या जरूरत होता है? 20 एज प्रपोजर्स एंड 20 एज सेकेंडर्स MPs करने चाहिए, इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट को करने चाहिए। A candidate seeking election as vice president is required to make a security deposit of 15,000. इन हर एक पोस्ट के लिए जब भी आप इलेक्शन के लिए उठते हो ना, आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को भी रखना होता है। और जितने भी डिस्प्यूट्स या डाउट्स इस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होते हैं, आते हैं दिमाग में, किसी को भी कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई भी डाउट आ जाता है, तो उसको डिसाइड कौन करता था? उसमें इंक्वायर भी करता है सुप्रीम कोर्ट और डिसाइड भी करता है, उसका डिसीजन फाइनल होता है। ये मैं आर्टिकल 71 बताता है, तो सुप्रीम कोर्ट देखता है ये सब, ठीक। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको ये पॉलिटी वाली सीरीज़ कैसी लग रही है, टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम ऑन WS Academy। हमारी जो ऐप है वो आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू जॉइन द कोर्स ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट ऑन स्टूडेंट्स डिमांड, we have started it on students demand. Registration open है for next 5 days up to 27th it is open and 27th is the last date for registration for Kashmir University Junior Assistant course, क्योंकि उसके बाद हम बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर इकट्ठे बैच स्टार्ट होगा क्योंकि कुछ बच्चे फिर लेट ज्वाइन करते हैं, वो सही नहीं रहता है सारे बच्चे, क्योंकि जब एक साथ स्टार्ट होगा तो फिर MCQs भी हम एक साथ ही कराएंगे। फिर यूट्यूब पे ऐप पे पूरा जो है आपको क्वालिटी वाला कोर्स मिलेगा अलॉन्ग विद द PDFs। बाकी यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।